नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। शो में हम तमाम मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस करेंगे जहां भरपूर हलचल देखने मिल रही है। आपको देंगे मिड कैप स्टॉक्स में कमाई के मंत्र और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे जो कि आपको देंगे इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ है, कौन सी बड़ी बातें हैं। तो कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की अच्छी खासी पिटाई आज की ट्रेडिंग सेशन में हो रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी सब जगह 1 से 2% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। एक केवल एफएमसीजी स्पेस है जहां पे थोड़ी राहत है। उसके अलावा अगर आप देख लेंगे तो सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस जो है लाल निशान में या फिर दबाव में काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दबाव बैंक, एनबीएफसी और आईटी सेक्टर में है। जाहिर सी बात है बैंक्स, क्योंकि यूएस में जो फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर तो ग्लोबली लिंक्ड है, तो वहां पे दबाव देखने मिल रहा है। लेकिन तेजी है कृषि और शुगर रिलेटेड स्टॉक्स में। कृषि में खासकर महाराष्ट्र का जो बजट आया तो उसको रिलेटेड जो स्टॉक्स है जैसे कि पंप बनाने वाली कंपनी, इरिगेशन वाली कंपनियां, वहां पे तेजी है। और शुगर, कल दाम बढ़ने की खबर आई थी, इसके लिए तेजी थी। आज एक फॉलोअप बाइंग जो है शुगर स्पेस में देखने मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ एक स्टॉक है जो कि सबसे ज्यादा फोकस में लगातार 2 दिन से है, वो है सीक्वेंट साइंटिफिक। टेनेटा फार्मा के साथ डील इन्होंने जो रद्द की है उसके बाद और आज अगर आप मिला दे तो 30% से ज्यादा की रैली जो है वो इस काउंटर में देखने मिली है। तो ये एक इंटरेस्टिंग काउंटर है जो लगातार 2 दिनों से तेजी में है मार्केट में गिरावट के बावजूद भी। माफ कीजिएगा, एक बार क्विकली एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं। तो एडवांसेस के फेवर में केवल 692 स्टॉक्स है। डिक्लाइंस के फेवर में देखिए 1337 स्टॉक्स है, यानी कि ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास का रेशियो देखने मिल रहा है। यानी कि हर एक चढ़ने वाले के सामने 2 गिरने वाले स्टॉक्स जो है वो आज मौजूद है। यही आपको दिखा रहा है कि मार्केट ब्रेथ जो है वो कितनी खराब आज हो चुकी है। एक बार डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स भी देख लेते हैं। सुबह से ही प्रेशर में, अभी भी अगर आप देखेंगे तो नास्डैक फ्यूचर्स 20-21 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। डाउ फ्यूचर्स में करीब 180 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन छोटे मझोले और स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन है, कितनी धुलाई हो रही है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अरमान के पास। अरमान, हाल खराब है आज। देखिए, जैसा कि आपने कहा, पर अगर कंपैरेटिवली अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप में देखेंगे तो स्पेसेस कई सारी ऐसी भी हैं जहां पर थोड़ा बहुत अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडेक्स लेवल पर आपको दिखेगा 1% के आसपास की गिरावट है, पर अगर आप गेन्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी कुछ स्पेसेस ऐसी हैं जहां पर आपको बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। जैसे सबसे पहले अगर आप बात करें टेक्सटाइल स्पेस, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्पेशली आप बात करेंगे अगर जो यान बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए आज बढ़िया मूवमेंट यहां पर आता हुआ दिख रहा है और अच्छी तेजी। और भाई कितने ही टाइम बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये यान कंपनियां इतना ज्यादा जो है यहाँ पर आपको तेजी आती हुई दिख रही है, तो ये एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट आज देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। उसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे एग्री स्पेस की, जिसमें आप केएसबी लिमिटेड देख लीजिए, पंप्स रिलेटेड या फिर शक्ति पंप्स देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। दोनों में अगर आप देखेंगे टेक्सटाइल या एग्री, तो जहां पर अगर आप देख रहे हैं मूवमेंट आ रहा है वहां पर अगर गेनर्स है तो वहां पर बहुत अच्छे खासे गेनर्स जो 5% के ऊपर की जो तेजी है वो आती हुई दिख रही है। फर्टिलाइजर स्पेस की बात करें तो फर्टिलाइजर स्पेस में एनएफएल देख लीजिए, मद्रास फर्टिलाइजर देख लीजिए, वहां पर भी आपको 4 से 6% के आसपास की जो है तेजी आती हुई दिख रही है। ऑयल एंड गैस स्पेस की बात करें तो वहां पे एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो है, यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर भी आपको लगभग अगर आप देखेंगे चेन्नई पेट्रो या एचओसी में तो लगभग 1% के आसपास की बढ़त है, पर एमआरपीएल में आपको 7% की बढ़िया जो है बढ़त आती हुई दिख रही है। शुगर स्पेस की बात जो आपने भी कही थी, यहां पर भी अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप या मिड कैप में यहां पर भी आपको तेजी जो है 2% से 4% के आसपास की जो है तेजी आती हुई दिख रही है। ओवरऑल अगर आपने देखा टेक्सटाइल स्पेस, एग्री स्पेस और कई सारे छोटे ऐसे नाम्स हैं जहां पर आपको जो बड़ी तेजी है 5% से ज्यादा की वो भी आती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं लूजर्स की। तो सबसे पहले बैंकिंग स्पेस। बैंकिंग स्पेस में आज एकाएक आपने देखा सभी जगह गिरावट आती हुई दिखी, और गिरावट जो है ऐसा नहीं कि 1 या 2% की, बड़ी गिरावट 4% के आसपास की देखेंगे आपको गिरावट सभी जगह जो है यहां पर आती हुई दिख रही है। आईटी स्पेस की अगर आप बात करें, क्योंकि आपने जो यूएस में होता हुआ देखा उसके हिसाब से आप आईटी से अगर आप बात करेंगे तो आईटी में भी आपको गिरावट दिख रही है। गिरावट भी 2% से 6% के आसपास की आपको सभी स्पेसेस में आपको दिख रही है गिरावट आती हुई जा रही है। और अगर आप ओवरऑल इस स्पेस की बात करेंगे आईटी में कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे ऑन एंड ऑफ अगर आप देखेंगे ज्यादातर आपको गिरावट का ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। और अगर आप बात करें फार्मा स्पेस की तो फार्मा स्पेस में भी गिरावट है। ये सारी ऐसी स्पेसेस है जहां पर आप एक समय पर अगर आप देखेंगे ये सारी स्पेसेस इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर रेगुलर गेन आते थे, पर अब देखेंगे अगर जहां से भी कमजोरी आती है तो सबसे पहले गिरने में इनका नाम सबसे पहले आ जाता है। तो सबसे पहले आरती ड्रग्स देख लीजिए, आज अंति फार्मा देख लीजिए, यहाँ पर लगभग आपको दिखेगा 2% से 3% के आसपास की गिरावट है। और इंटरेस्टिंग एक स्पेस है राइस स्पेस, जिसमें आप कोहिनूर फूड्स की बात कर लीजिए, एलटी फूड्स की बात कर लीजिए। राइस स्पेस में भी आपको दिखेगा यहाँ पर आपको लूजर्स आते हुए दिख रहे हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि लूजर्स तो हैं
पर गेनर्स भी हैं, और गेनर्स जहां पर ज्यादातर आ रहे हैं वहां पर आपको बढ़िया जो तेजी है 5% से ज्यादा की तेजी आती हुई दिख रही है। हालांकि वो स्पेसेस कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टॉक्स के हिसाब से कंपैरेटिवली कम है, पर अगर गेन्स हैं तो बड़े हैं। और अगर लूजर्स की बात करें तो जो स्पेसेस आपको रेगुलरली जहां पर आपको गिरावट आती है वो आज वहां पर भी गिरावट आती हुई दिख रही है। डेफिनेटली, तो गेन्स हो या लूजर्स हो, दोनों में आज बड़ा मूवमेंट देखने मिल रहा है। कल हमने देखा था कि मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज बड़ा मूवमेंट जो है वो जरूर देखने मिल रहा है। शुक्रिया अरमान इस पूरे अपडेट के लिए। इन सभी स्टॉक्स पे शो के दौरान करेंगे चर्चा, एक्सपर्ट्स को साथ में जोड़ेंगे, और साथ ही साथ आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ट्विटर पे भी सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल के जवाब देने के लिए। आज हमारे साथ आनंद राठी से मेहुल कोठारी जी जुड़े हैं। मेहुल जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, इन लेवल्स पे मार्केट में क्या करना चाहिए, और आज फिर से हम हाई देख रहे हैं 17,451 का बनाया निफ्टी ने। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था मार्केट गिर रहे थे या वॉलेटाइल थे, इस लेवल पे आके बार बार अटक रहे थे या फिर सपोर्ट ले रहे थे। एक तो इस लेवल का सिग्निफिकेंस क्या है सर, और मार्केट में इन लेवल्स में अब क्या करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से जाना सर के? गुड आफ्टरनून वरुण जी। देखिए, पहले तो हम आज के लेवल की बात करते हैं, जो आपने कहा 17,400, 500, 400 या 450 का जो लेवल की बात की। देखिए क्या है कि पिछले बार जब फॉल आया था, ये तकरीबन लास्ट वीक ऑफ फरवरी की मैं बात करूंगा, तो वहां पर 3-4 दिन कंटिन्यू निफ्टी ने कंसोलिडेट किया था और बार बार ट्राई किया था कि वो ऊपर की तरफ जाए। तब उस समय में भी जो हाइस थे वो 17,450 के पास थे, तो 17,450 के बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, पहली बात। और आज क्या है कि वो ओपन जो हुआ था 17,450 के पास हुआ था, तो वो एक गैप एरिया हो गया है अपसाइड का, इसलिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। बट गुड न्यूज ये है कि आज जो गैप डाउन हुआ उसके बाद जितना भी मार्केट नीचे गया, इसने फ्राइडे का जो गैप अप ओपनिंग था उसका गैप फिल किया मार्केट ने, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट। निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों ने गैप फिल किया है। तो हम सुबह से ही जब ये गैप फिल हुआ तब से बुलिश हो गए थे मार्केट पे, एटलीस्ट फॉर अ बाउंस, और अच्छा खासा बाउंस हमने देखा, 100 पॉइंट की रिकवरी आ गई है। अब आगे क्या होगा, देखिए डाउ जोन्स की बात कर रहे थे, अभी मैंने सुना आप डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहे थे। डाउ फ्यूचर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आया है। वो सपोर्ट है लगभग 32,000 के आसपास का है, और ट्रेड भी वहीं पे कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज सेटल हो सकती है, और यहां पर से फिर से निफ्टी में एक 300-400 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। यहां से बाउंस आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 40,000 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा बाउंस देखा जा सकता है आने वाले दिनों। चलिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल सकता है आपको आने वाले दिनों में। लेकिन लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट जहां पे नजर रखो, अगर आप स्टॉप लॉस टारगेट कुछ बता सके इस समय इन लेवल्स पे? देखिए, थोड़ा सा हाई रिस्क होगा निफ्टी, बिकॉज क्या है कि ओवरनाइट हम कैरी करेंगे पोजीशन, और वीकेंड आ रहा है, फिर मंडे को कहां पे ओपन होगा ये कहना मुश्किल है। बट यहां पर चांस किसी को लेना है तो ये लेवल पर, यानी कि 17,450 के आसपास निफ्टी फ्यूचर बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 17,300 का, 150 पॉइंट का रिस्क रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है अगर ये बाउंस आता है तो 17,750 तक के बाउंस देखे जा सकते हैं, तो यहां पर बाय कीजिए। 17,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर फ्यूचर्स थोड़ा रिस्की लगता है तो 17,400 या 17,500 का कॉल ऑप्शन भी लेके जा सकते हैं। 17,400 का जो कॉल ऑप्शन है वो तकरीबन 110 के पास ट्रेड हो रहा है, तो वो भी लेके जा सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। चलिए, तो ये राय आती हुई निफ्टी के लिए, लेकिन हाँ याद रखेगा ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हैं तो रिस्क काफी बड़ी है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। इसके लिए मेहुल जी शायद कतरा रहे थे थोड़ा लेवल्स देने के लिए, लेकिन चलिए ठीक है, बात भी सही है। ओवरनाइट रिस्क कौन लेना चाहता है फिलहाल। हमारे कॉलर्स को साथ में जोड़ लेते हैं। हरियाणा से पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले इनका सवाल ले लेते हैं। पवन जी, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल सर। सर नमस्कार सर। सर मैंने आईडीबीआई बैंक की है 58 पे बाय है मेरी, और एसवीपी ग्लोब है 70 पे सर। एसवीपी ग्लोब 70 पे? यस सर। ओके, बहुत नीचे आ चुका है सर। स्टॉप लॉस नहीं रखा था आपने इसमें, और क्यों लिया, क्यों था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सर मैंने। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, चलिए ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं क्या करना है मेहुल जी। एसवीपी ग्लोबल और साथ ही साथ आईडीबीआई बैंक। देखिए, एसपीपी ग्लोबल पे तो कमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो पहली बात तो डेटा भी बहुत कम है हमारे पास, और ये कॉन्स्टेंटली नीचे गया, तो फंडामेंटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्टॉक।
तो इसको टेक्निकली कोई चीज बोलना बहुत ही इलॉजिकल होगा मेरे हिसाब से। बट लेवल की बात करें तो जब तक ये अभी यहाँ से डबल यानी कि 35-36 नहीं होगा तब तक ये डाउन ट्रेंड में रहेगा, बिकॉज कॉन्स्टेंटली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसका 200 दिन का एवरेज जो है 35 के करीब है। तो जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज नहीं होगी। तो फिलहाल तो आपको बने ही रहना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, शायद कुछ फंडामेंटल में सुधार हो और कुछ चमत्कार हो जाए। दूसरी बात, आईडीबीआई आपने पूछा, आईडीबीआई अच्छे सपोर्ट पे है, मुझे नहीं लगता यहां से ज्यादा कुछ डाउनसाइड बचा है। मैक्सिमम 44 तक भी एक बार दिखा सकता है, बट उससे ज्यादा मुझे डाउनसाइड नहीं लग रहा। और आईडीबीआई स्टॉक भी बहुत अच्छा है, तो बने रही है। थोड़ा समय लग सकता है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, बैंकिंग थोड़ा प्रेशर में है, बट आने वाले 2-3 महीनों में मुझे लगता है कि 60-65 का लेवल फिर से देखा जा सकता है आईडीबीआई बैंक। चलिए, तो 60-65 के आसपास के लेवल फिर से आईडीबीआई बैंक पे देखने मिल सकते हैं। यहाँ बने रहिए, और एसवीपी ग्लोबल में कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए बने रहना पड़ेगा। अगले कॉलर राजस्थान से है, डिम्पी इनका नाम है। डिम्पी जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मेरे पास इंडसइंड बैंक के शेयर हैं 1220 रुपए के भाव में 1000 शेयर हैं। ओके। और एनएसपीसी है सर मेरे पास स्टॉक में अभी 15,000 शेयर एनएसपीसी के हैं 43 के भाव में। 43 के भाव में, चलिए ठीक है। मेहुल जी क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक में? पहला तो इंडसइंड बैंक का है ना, राइट, यस, 1220 के भाव पे। देखिए इंडसइंड कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे, इनफैक्ट अच्छा सपोर्ट से घूमा है। जरूर अभी फिलहाल होल्ड कीजिए, बट एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, 1050 के नीचे जब ये इंडसइंड बैंक जाएगा, जो कि यहाँ से 10% दूर है, उसके बाद ये स्टॉक को फिलहाल थोड़े टाइम के लिए होल्ड मत करना, बिकॉज वो क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म बैड ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा 1050 के नीचे। तो तब तक इसको होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपसाइड में मुझे लगता है 1300 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड 1050 ब्रीच ना हो। तो इंडसइंड फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो स्टॉप लॉस आप प्लीज मेंटेन कीजिएगा। दूसरा स्टॉक आपने कहा एनएचपीसी। एनएचपीसी अगर मैं देखता हूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, इस पर बने रहिए। स्टॉप लॉस अगर कुछ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो 37 का कीजिए। अपसाइड में मैं देख रहा हूं कि एक रेजिस्टेंस है 43-44 पे, बार बार ये काउंटर आके अटक जाता है, तो जब भी ये निकलेगा तो बहुत ही अच्छा मूव 50 तक का देखा जा सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच है, होल्ड कीजिए। 44 के ऊपर 50 के टारगेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और नीचे में 37 का सपोर्ट है। चलिए, तो ये राय आती हुई इंडसइंड बैंक और एनएचपीसी दोनों पे। अगले कॉलर हमारे यूपी से है, अंशुल इनका नाम है। अंशुल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार वरुण जी। नमस्कार सर, पहला तो मेरा सवाल है सर सोना PLW पर। सोना कौन सा? मेरे पास 700 शेयर हैं 456 के भाव पे। ओके। इसको मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। ओके। हफ्ते भर के लिए ये मैंने कर लिया था। कर लिया था। ओके, चलिए ठीक है। और एक हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज है, वो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, उसका क्या करना है सर? हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज कितने पे लिया सर आपने ये हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर से मेरा एवरेज है 113। 113 पे आपने लिया है। ओके सर, एक तो समय था कि हेमिस्फीयर में अच्छी खासी रैली आई थी, और वैसे भी इस कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं ना, जिस दिन वो मोनेटाइज होंगे उस दिन इस कंपनी की असली वैल्यू निकल के आएगी। तो फंडामेंटली यही मैं राय आपको दे सकता हूँ कि हेमिस्फीयर में तो बने रहना चाहिए, इतनी जल्दी बेचना नहीं चाहिए। सोना कॉमस्टार एक बार पूछ लेते हैं। इनफैक्ट मेहुल जी, सोना कॉमस्टार और हेमिस्फीयर दोनों ही टेक्निकली कैसे लगते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए पहले आप मुझे वरुण जी सिर्फ इसका सिंबल बता देंगे, बिकॉज कुछ एरर के वजह से मैं उसका चार्ट नहीं देख पा रहा हूं। सोना BLW जिसका नाम है। एक सेकंड। और हेमिस्फीयर भी मेरे चार्ट्स पे आ नहीं रहा है, शायद कोई तकनीकी इशू है। सोना नहीं कमेंट कर पाऊंगा, सॉरी वरुण जी। सोना कॉमस्टार के नाम से है ये, अगर आपको मिल पाए तो। सोना कॉमस्टार, CONACOMS, NSE, SONACOMS। नहीं मिल पा रहा? ओके सोना कॉम्स का आ गया है। फिलहाल तो डाउन ट्रेंड है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, देखा जाए तो 475 का जो लेवल है, बार बार ये तकरीबन 6 महीने से हम देख रहे हैं 475 के पास आता है और फिर से इसमें बड़ा फॉल आता है। तो ये 4 या 5 बार हो गया है, और इस बार भी रिसेंटली अगर देखा जाए तो मिड फेब में 475 के करीब गया था, और अभी ये तकरीबन 440 के पास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 475 निकलेगा नहीं, इसका जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म नहीं होगा। हाँ, एक बार 475 निकल जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काउंटर तकरीबन 10% का अपसाइड बहुत ही फास्ट
दिखा सकता, बिकॉज एक पैटर्न जो होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वैसा एक पैटर्न भी बन रहा है, बट वो कंफर्मेशन होगा 475 के ऊपर। तो फिलहाल बने रही है, 475 के ऊपर थोड़ा बहुत ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय आती हुई सोना कॉमस्टार पे। और हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा काउंटर है, तो यहाँ पे बने रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट हाँ अपना स्टॉप लॉस भी आपको रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में, और केएनआर कंस्ट्रक्शन पे नजर रखिएगा। इस कंपनी को ऑर्डर मिला है 600-650 करोड़ के आसपास का, 600-650 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो लगातार कंपनियों को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, तो इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे तो आपकी खास नजर होनी चाहिए। चलिए शो में इस वक्त फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब जुड़ेंगे तो खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। शो में आगे बढ़ते हो सीधे मेहुल जी के पास चलते जानने के लिए कि कौन से स्टॉक्स उन्हें पसंद है। मेहुल जी, मुझे याद है पिछले बार जब हम मिले थे तो एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आपने दिया था, त्रिवेणी टर्बाइन, और क्या गजब की रैली उस काउंटर में देखने मिली है। अभी भी 340 जो आपका लक्ष्य था वहां वो ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स आज बताइए, क्या खरीदना है, क्या बेचना है? शुक्रिया वरुण जी। आज जो मेरे स्टॉक्स हैं, दोनों ही स्टॉक्स ऐसे हैं कि बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है और यहाँ से एक अच्छा बाउंस आ सकता है, तो वैसे स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं। पहला है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास आया, जो कि 1360 के पास है, तो इसको यहाँ पर बाय करना है करंट मार्केट प्राइस पे। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 1350 का और टारगेट रहेगा 1520 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है सिप्ला। ये भी बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है, फंडामेंटली पता नहीं फार्मा स्टॉक्स क्यों गिर रहा है, बट ये काउंटर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आया, तो मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट करता हूं इसमें 5-7% का। तो 880 के पास इसको बाय करना है, 860 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड टारगेट रहेगा 920। चलिए, तो दो खरीदारी के कॉल है। एक तो बाटा इंडिया जो कि वैसे भी ओवरसोल्ड है, 1350 के लेवल के लिए खरीदारी, 1350 का स्टॉप लॉस रखना है, 1520 का टारगेट रखना है। और सिप्ला, यहाँ पे हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है, लेकिन ये भी ओवरसोल्ड है, 860 का स्टॉप लॉस रखे, 920 के आसपास के लेवल के लिए आपको सिप्ला में करनी है खरीदारी। चलिए शुक्रिया मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये बेहतरीन स्टॉक पिक देने के लिए और हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। इस शो में तो इतना ही, लेकिन मार्केट का एक्शन जो है वो पूरी तरह से जारी रहेगा। बने रहिए सी बिजनेस के साथ।